नमस्कार साथियों, एनसीईआरटी की क्लास में आपका एक बार फिर स्वागत है। इस समय हम लोग लगातार एनसीईआरटी की क्लासें देख रहे हैं। आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 6 की एनसीईआरटी इतिहास विषय को देखेंगे, जिसमें चैप्टर नंबर 5 को आज देखेंगे। इसके पहले हम लोग चैप्टर नंबर 4 तक का अध्ययन कर चुके हैं। इसके पहले हम लोगों ने देखा कि जो आरंभिक नगर होते हैं और जो किताबें होती हैं वो हमें क्या बताते हैं। आज की वीडियो में हम देखेंगे अध्याय 5, जो उसका नाम है राजा, राज्य और एक प्राचीन गणराज्य। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। यहाँ से इसकी शुरुआत होती है, कुछ कुशल शासक कैसे बने। इस कहानी ये दिया, इसको हमें नहीं पढ़ना, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर आपको पढ़ना हो तो थोड़ा सा देख सकते हैं, बाकी इम्पोर्टेंट ये नहीं है। आज हम अपने शासकों का चुनाव करने जा रहे हैं। मतलब इसमें क्या होता है कि कुछ लोग शासक कैसे बने। लगभग 50 वर्षों से हम अपने शासक का चुनाव मतदान के जरिए करते आ रहे हैं। लेकिन बहुत पहले लोग शासक कैसे बनते थे। करीब 3000 साल पहले कुछ लोग बड़े बड़े यज्ञों को आयोजित कर राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए थे। मतलब देखा जाए कि पहले कैसे राजा बनते थे, वो एक बड़े यज्ञ करते थे और यज्ञ करने के बाद खुद राजा बन जाते थे। कोई चुनाव नहीं होता था। और यज्ञ क्या होता है, एक होता है अश्वमेध यज्ञ, जैसे आपने रामायण में भी इसका उल्लेख मिलता है। अश्वमेध यज्ञ एक ऐसा ही आयोजन था, इसमें एक घोड़े को राजा के लोगों की देखरेख में स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया जाता है। मतलब यज्ञ करने के बाद घोड़े को छोड़ दिया जाता है, और इस घोड़े को अगर किसी राजा ने उसे रोक लिया तो उसे अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा से, जिस राजा ने यज्ञ को छोड़ा है, उससे क्या करना पड़ता था, युद्ध करना पड़ता था। अगर उन्होंने घोड़ों को जाने दिया तो इसका मतलब यही होता है कि अश्वमेध यज्ञ कराने वाला राजा उनसे ज़्यादा शक्तिशाली है। इसके बाद उन्हें राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। अगर उस घोड़े को कोई नहीं पकड़ता था तो जहाँ तक जाता था वहाँ तक के जो राजा होते थे वो सब अश्वमेध यज्ञ कराने वाले राजा के पास आते थे, और यह यज्ञ विशिष्ट पुरोहितों द्वारा संपन्न किया जाता था। ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि जो अश्वमेध यज्ञ होता है उसे किसके द्वारा संपन्न कराया जाता है, तो विशिष्ट पुरोहितों द्वारा संपन्न कराया जाता है। इसके लिए उन्हें क्या मिलता है, इसके लिए उन्हें उपहारों से सम्मानित किया जाता था। अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा बहुत शक्तिशाली माना जाता था। यज्ञ में आमंत्रित सभी राजा के लिए उपहार लाते थे। मतलब जो कोई राजा यज्ञ कराता था, वो उस यज्ञ में जो अन्य राजा आते थे यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए, वो यज्ञ में आमंत्रित सभी राजा क्या लाते थे, उस राजा के लिए उपहार लाते थे। इन सभी आयोजनों में राजा का मुख्य स्थान होता था। उसे राज सिंहासन या बाघ की खाल के एक विशेष आसन पर बिठाया जाता था। मतलब राजा को सम्मान भी दिया जाता था। युद्ध क्षेत्र में राजा का सारथी ही उसका सहचर होता था। सहचर साथ चलने वाला। यज्ञ के अवसर पर वह राजा की विजयों तथा अन्य गुणों का गुणगान करता था। मतलब जो राजा के साथ वो सहचर चलता था, वो राजा के द्वारा जो भी कार्य होते थे उनको लिखना, उनका गुणगान करना होता था। राजा के सगे संबंधी, खासकर उनकी रानियां तथा पुत्रों को कई छोटे छोटे अनुष्ठान करने होते थे। मतलब राजा की जो परिवार था, फैमिली था, उसे भी वह भी अनुष्ठान करते थे। अन्य सारे आमंत्रित राजाओं का काम सिर्फ बैठकर यज्ञ की पूरी प्रक्रिया को देखना भर था। मतलब जो और राजा आते थे वो सिर्फ यज्ञ बैठ के देखेंगे और उनका कोई काम नहीं है। राजा के ऊपर पुरोहित पवित्र जल के छिड़काव के साथ अन्य कई अनुष्ठान करता था। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि राजा के ऊपर जो है जल का छिड़काव करता था। कौन जल का छिड़काव करता था? पुरोहित जो है पवित्र जल का छिड़काव करता था। विष अथवा वैश्य जैसे सामान्य लोग उपहार लाते थे। उपहार कौन लाते थे? विष अथवा वैश्य लोग, जिन्हें पुरोहित शूद्र मानते थे। मतलब ये शूद्र मानते थे, जिन्हें जो शूद्र माना जाता था, जो पुरोहित होते थे उनके राजा के, उन्हें शूद्र मानते थे। उन्हें कई अनुष्ठानों में शामिल भी नहीं किया। शूद्रों को कई अनुष्ठानों में शामिल नहीं किया जाता था।
आगे देखते हैं। अब देखिए ये नई वाली एनसीईआरटी में ये वर्ण व्यवस्था को बहुत शॉर्ट में कर दिया है। अगर आप पुरानी जो एनसीईआरटी थी ये उसमें क्या किया था, तो इसको बहुत लंबे व्याख्या में दिया था, लेकिन ये नई वाली एनसीईआरटी है तो इसमें शॉर्ट किया है। वर्ण व्यवस्था के बारे में बोल रहा है कि उस समय 4 सामाजिक वर्ण सम्मिलित थे, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र थे। ब्राह्मणों का काम वेदों का अध्ययन, अध्यापन और यज्ञ कराना था, जबकि जिनके लिए उन्हें उपहार भी मिलता था। क्षत्रियों का काम युद्ध करना और लोगों की रक्षा करना। वैश्यों का काम क्या था, खेती, पशुपालन तथा व्यापार थे। और शूद्रों का क्या काम था, सभी इन तीनों वर्गों की सेवा करना था। अब चलते हैं जनपद को देखते हैं। जनपद महायज्ञों को कराने वाले राजा अब जन के राजा न होकर जनपदों के राजा माने जाते थे। मतलब यज्ञ कराएगा, एक उसका जन होता था, क्षेत्र निश्चित होता था, लेकिन यज्ञ कराने के बाद उसका घोड़ा जहाँ तक जाता था वो सारा क्षेत्र उसे सम्मिलित हो जाता था उसके राज्य में। तो उसे क्या है, अब जो है राजा जन न होकर जनपद के राजा माने जाने लगे। जनपद शब्द का अर्थ जन के बसने की जगह होता है। कुछ महत्वपूर्ण जनपद मानचित्र में अभी दिखाए गए हैं। पुरातत्वविदों ने इन जनपदों की कई बस्तियों की खुदाई की है। दिल्ली में पुराना किला और उत्तर प्रदेश के उत्तर प्रदेश के मेरठ के पास में हस्तिनापुर है, और एटा के पास अतरंजी खेड़ा इसकी प्रमुख स्थल है। खुदाई से पता चलता है कि लोग झोपड़ियों में रहते थे तथा मवेशी तथा अन्य जानवरों को पालते थे। वे चावल, धान, गेहूँ, जौ, दालें, गन्ना, तिल तथा सरसों जैसी फसलें उगाते थे। तो ये पता चलता है, खुदाई से पता चलता है कि लोगों का रहन सहन किस तरह से ये था। यहाँ एक इम्पोर्टेंट फैक्ट दिया है, चित्रित धूसर पात्र। इस तरह के पात्रों में ज़्यादातर थालियाँ और कटोरियाँ ही मिली है। ये पात्र बहुत ही पतली सतह के, सुंदर और चिकने हैं। शायद इनका प्रयोग खास मौक़ों पर महत्वपूर्ण लोगों को भोजन परोसने के लिए किया जाता था। मतलब एक तरह से चित्रित धूसर के बारे में दिखाया है। इसको देखेंगे, यहाँ पे बता रहे हैं कि लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे। बर्तन किसके अक्सर बनते थे, मिट्टी के। इनमें कुछ धूसर और लाल रंग के होते थे। इन पुरास्थलों में कुछ विशेष प्रकार के बर्तन मिले हैं, जिन्हें चित्रित धूसर पात्र के रूप में जाना जाता है। जैसा कि इनके नाम में ही स्पष्ट है, इन बर्तनों पर चित्रकारी की गई है। ये आमतौर पर सरल रेखाओं तथा ज्यामितीय आकृतियों में होते हैं। अब यहाँ तक आ गई बात, यहाँ तक पहुँच चुकी है कि किस तरह से राजा अब देखिए राजे का चुनाव तो भी नहीं हुआ, लेकिन राजा इस तरह से अपने क्षेत्र को बना लिया है, और उसके बाद अब वो किस तरह से उसका क्षेत्र बढ़ रहा है और जन से जनपद पहुँचा। अब जनपद के बाद अब आ जाती है बात महाजनपद की। ये महाजनपद क्या होता है इसको देखते हैं। करीब 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए। इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। मानचित्र में दिखाया गया है कि महाजनपदों को दिखाया गया है। अधिकतर महाजनपदों की एक राजधानी होती थी। कई राजधानियों में किलेबंदी की गई थी। इनके चारों ओर लकड़ी, ईंट या पत्थर की ऊंची दीवार बनाई जाती थी। जो किलेबंदी उस समय की जाती थी, जनपद जो होता था वो किस प्रकार से लकड़ी, ईंट या पत्थर से की जाती थी। अब ये मैप है, इसको एक बार देख लेते हैं। कुछ महत्वपूर्ण जनपद इसमें कुछ महत्वपूर्ण जैसे हो गया, जैसे यहाँ देखिए उज्जैन है, ये कौशाम्बी वाला जो अभी देखे हम लोग, कौशाम्बी, हस्तिनापुर हो गया, वैशाली हो गया, मगध, वज्जी, अंग। हाँ, इधर क्या है, इधर देखिए तक्षशिला है जो पाकिस्तान में इस समय चला गया है, कुरु है, गंधार है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जनपद यहाँ पर दिखाए गए हैं।
अब इसको देखते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट। ऐसा लगता है कि लोगों ने अन्य राजाओं के आक्रमण से डरकर अपनी सुरक्षा के लिए इन किलों का निर्माण किया होगा। मतलब किलों का निर्माण क्यों किया गया? सुरक्षा के लिए ही। और किसकी सुरक्षा के लिए? किस प्रकार का खतरा था? अन्य राजाओं का खतरा था, उनके ऊपर आक्रमण करके कहीं अपने राज्य में न मिला ले। कुछ राजा अपनी राजधानी के चारों ओर विशाल, ऊंची और प्रभावशाली दीवार खड़ी कर अपनी समृद्धि और शक्ति का भी प्रदर्शन करते थे। मतलब अगर उन्हें अपनी शक्ति दिखाना है तो खुद अपनी सुरक्षा करके दिखाते थे कि हम शक्तिशाली हैं। इस तरह से किले के अंदर रहने वाले लोग और उस क्षेत्र पर नियंत्रण रखना भी सरल हो जाता है। इस तरह की विशाल दीवार बनाने के लिए व्यापक योजना की आवश्यकता थी और लाखों की संख्या में ईंटों तथा पत्थरों का इंतजाम करना पड़ता था। हजारों स्त्री पुरुष तथा बच्चों ने इसके लिए अथक परिश्रम किया होगा। इनके लिए संसाधनों की आवश्यकता पड़ती होगी। देखिए, जब किलेबंदी हुई है दीवार ऊंची बनानी पड़ेगी, तो ऊंची दीवार बनाने के लिए, उसको बनाने के लिए कई चीज़ों की आवश्यकता पड़ी होगी। उसी के बारे में यहाँ पे बताया गया है। एक दीवार का यहाँ पे देखिए दिखाया गया है, एक दीवार के बारे में कि दिया गया है और उसके दीवार के बारे में बताया गया है कि कौशाम्बी किले की दीवार। यह चित्र आधुनिक उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के पास मिली ईंट की दीवार का अवशेष है। इसके एक भाग का निर्माण संभवतः 2500 साल पहले हुआ होगा। ये उसके बारे में देखिए किस तरह से दिखा रहा है किलेबंदी के बारे में। अगला पॉइंट है, अब राजा सेना रखने लगे थे। राजा सेना रखने लगे थे। सिपाहियों को नियमित वेतन देकर पूरे साल रखा जाता था। कुछ भुगतान संभवतः आहत सिक्कों, कुछ सिक्के होते थे उस समय के, बहुत सारे सिक्के प्रचलित थे, जिसमें से एक सिक्का था आहत सिक्का के रूप में होता था। सिक्कों के बारे में हम लोग अगले अध्याय में पढ़ेंगे। तो ये सिक्के मतलब अब एक तरह से अस्थाई सेना हो गई और उन्हें वेतन के रूप में जो है सिक्के या पैसे के रूप में देने जाने लगे। अब अगला इम्पोर्टेंट फैक्ट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट, कर क्या था। तो कर की कहानी कुछ इस प्रकार है। महाजनपदों के राजा विशाल किले बनवाते थे और बड़ी सेना रखते थे, इसलिए उन्हें प्रचुर संसाधनों की आवश्यकता होती थी। इसके लिए उन्हें कर्मचारियों की भी आवश्यकता होती थी। अतः महाजनपदों के राजा लोगों द्वारा समय समय पर लाए गए उपहारों पर निर्भर न रहकर अब नियमित रूप से कर वसूलने लगे थे। यहाँ तक कहने का तात्पर्य है कि राजा, देखिए, जब राजा अपना अश्वमेध यज्ञ कराने के बाद अपना क्षेत्र विस्तार कर लेते थे तो उसके अंदर जितने राजा आते थे उनसे वो समय समय पे कर तो लेते ही थे। लेकिन हुआ क्या कि चूंकि राजा अस्थायी सेना रखने लगे थे तो उन्हें उस कर में संतुष्टि नहीं होती थी, उनका खर्च नहीं चल पाता था। तो इसके लिए उसने क्या किया कि जो उनको कर लेने के, उनसे जो उपहार लाते थे, उपहार के साथ साथ और अन्य लोगों पर भी कर लगाना शुरू कर दिया। और यह कर कहाँ कहाँ लगाते थे? पहले क्या है, फसलों पर कर लगाए। जो फसल होती थी उसमें कर लगाए। फसल पर ये कर लगाए कि जो भी खेती करने वाले लोग हैं, अगर वो जो है फसल के रूप में कर देंगे। वहीं कारीगरों के ऊपर कर लगाए। अच्छा, कारीगर से कैसे काम लेंगे कि जैसे जो कारीगर होते थे उनसे काम ले लिया जाता था। पशुपालकों को जानवरों या उनके उत्पाद के रूप में, जो पशुपालक या जानवर पालते थे वो कैसे कर देते थे? जानवर को ही कर के रूप में देते थे। वहीं व्यापारियों को सामान देकर कर देना पड़ता था। आखेटक अथवा संग्राहकों को जंगल से प्राप्त वस्तुएं, जो आखेटक होते हैं, जो जंगलों से जो में रहते हैं, वहाँ से उनको जो जंगले से उन्हें कई प्रकार की क्या होती है, जैसे लकड़ियाँ हो गई, इमारत बनाने के लिए या अन्य उपयोगी जो वहाँ पे जंगली सामान मिल रहे हैं, उनके रूप में उन्हें कर देना पड़ता था। उसके बाद अब यहाँ पे देखते हैं कृषि में परिवर्तन। इसको देखेंगे, कृषि में परिवर्तन। इस युग में कृषि के क्षेत्र में दो बड़े परिवर्तन आए। हल के फाल अब लोहे के बनने लगे। जो जुताई का काम पहले लकड़ी से हुआ करता था वो अब लोहे का हो गया। तो उसका फायदा क्या हुआ? लोहे को होने से अब कठोर जमीन को लकड़ी के फाल की तुलना में लोहे के फाल के आसानी से जोता जा सकता था।
इससे फसलों की उपज बढ़ गई और दूसरे लोगों ने धान के पौधों का रोपण शुरू किया। और धान के पौधे जब अधिक जुताई हुई, खेत अच्छे बनने लगे और पौधे का रोपण शुरू हुआ, तो उसके बाद क्या हुआ, जो खेतों में बीज छिड़क कर धान उपजाने के बजाय अब धान को पौधे को तैयार करके पौधे को तैयार करके अब फिर उनका रोपण किया जाता था। और जब धान को रोपण किया जाता था तो पहले की तुलना में अब ज़्यादा से ज़्यादा पौधे जीवित रहते थे, इसलिए पैदावार भी ज़्यादा होने लगी। तो इस प्रकार से कृषि में एक परिवर्तन आया। तो यहाँ पे कृषि में आ गई। अब इसका बाद छोटा सा निरीक्षण दिया है, इसमें सूक्ष्म निरीक्षण है मगध के बारे में। तो आइए इसको देखते हैं, मगध का निरीक्षण। सूक्ष्म निरीक्षण ये मगध का है। हाँ, मगध जो है हम लोगों ने मैप में देखा था ना, लगभग 200 साल के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया था। मतलब कितने, 200 साल के अंदर ही। और सोन जैसी नदियाँ मगध से होकर बहती थी। यातायात, जल वितरण, ज़मीन को उपजाऊ बनाने के लिए बहुत, देखिए जहाँ पे जब जिस नदी, जैसे आप आधुनिक पंजाब का क्षेत्र देखिए तो वहाँ पे क्या है, रावी, सतलज, झेलम, चिनाब, ये सब नदियाँ हैं। तो वहाँ से पानी के साथ साथ वहाँ की दोमट मिट्टी, उपजाऊ मिट्टी होती थी। वही यहाँ भी दिखा रहा है कि जब सोन जैसी नदियाँ जब वहाँ से निकल रही मगध से, तो आने जाने की यातायात का साधन बढ़ गया। हाँ, वही जल का सिंचाई हो गई, ज़मीन उपजाऊ भी बन गई। मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा था। इन जंगलों में रहने वाले हाथियों को पकड़कर और उन्हें प्रशिक्षित कर सेना के काम में लाते थे। मतलब जो ज़मीन नदियों के पास थी उसे कृषि योग्य बना लिया, और जो जंगल थी वहाँ से जानवरों को पकड़ करके और प्रशिक्षित करके उसका भी प्रयोग करने लगे, जंगल का भी। और इतना ही नहीं, जंगलों से घर, गाड़ियाँ, रथ बनाने के लिए लकड़ी भी मिलती थी। इसके अलावा इस क्षेत्र में लौह अयस्क की खदानें हैं। मजबूत औजार और हथियार बनाने के लिए बहुत ही उपयोगी थे, क्योंकि हथियार अब लोहे के बनने लगे थे। मगध में दो बहुत ही शक्तिशाली शासक, बिंबिसार और उसका पुत्र अजातशत्रु हुए। अन्य जनपदों को जीतने के लिए यह हर हाल में हर साधन अपनाते थे। महापद्मनंद एक और महत्वपूर्ण शासक थे। मतलब अगर ये तो यहाँ शॉर्टकट में दिया है, जब एंशियन हिस्ट्री देखेंगे तो उसमें से और इसका लंबा डिटेल मिलेगा, लेकिन इसमें जितना दिया है हम उतना ही अभी देखेंगे। ये महापद्मनंद थे। उन्होंने अपने नियंत्रण का क्षेत्र इस महाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग तक फैला लिया था। बिहार के राजगृह जो आधुनिक समय में उसे राजगीर बोला जाता है, वहाँ कई सालों तक मगध की राजधानी बनी रही। मगध की राजधानी कहाँ थी? राजगृह थी, जिसे इस समय राजगीर बोला जाता है। और फिर उसके बाद आगे चल के बाद में पाटलिपुत्र, जिसे इसमें पटना बोलते हैं, पटना को राजधानी बनाया गया। 2300 साल से भी पहले की बात है। मैसिडोनिया का राजा सिकंदर जानते हैं ना, जिसे मकदूनिया भी बोलते हैं, आप कहीं मिलता है। मकदूनिया के राजा फिलिप द्वितीय का पुत्र था। हाँ, विश्व विजय करना चाहता था। कौन? ये सिकंदर को मकदूनिया के राजा फिलिप द्वितीय का पुत्र था। अब विश्व विजय करना चाहता था। पूरी तरह सफल न होने पर भी वह मिस्र और पश्चिम एशिया के कुछ राज्यों को जीतता हुआ भारतीय उपमहाद्वीप में ब्यास नदी किनारे यहाँ तक पहुँचा था। देखिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट तथ्य है कि जो सिकंदर था वो पूरे विश्व विजेता के रूप में आगे बढ़ा और यहाँ तक ब्यास नदी तक आ पहुँचा था। लेकिन जब उसे मगध की ओर कूच बढ़ना चाहा, आगे बढ़ना चाहा, तो उसके सिपाहियों ने इनकार कर दिया कि आगे हम नहीं बढ़ेंगे। वे इस बात से भयभीत थे कि भारत के शासकों के पास पैदल, रथ और हाथियों की बहुत बड़ी सेना थी। मतलब इससे क्या स्पष्ट होता है? इससे यह स्पष्ट होता है कि कहीं न कहीं भारतीय शासक इतने महत्वपूर्ण शक्तिशाली थे यहाँ पर कि उन्हें विश्व विजेता भी उनके सामने एक बार थर्रा जाता था। आगे बढ़ते हैं। वज्ज के बारे में दिया है। वज्ज भी एक इम्पॉर्टेंट उस समय जनपद था, इसके बारे में देखते हैं। वज्ज के बारे में, वज्ज
जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा, मगध एक शक्तिशाली राज्य बन गया था। मगध ही सबसे पहले शक्तिशाली राज्य बना और वहाँ का विकास सबसे आगे हुआ। उसके नज़दीक ही वज्र राज्य था, उसके नज़दीक वज्र राज्य था जिसकी राजधानी वैशाली बिहार थी। यहाँ एक अलग ही किस्म की शासन व्यवस्था थी जिसे गढ़ या संघ कहते थे। गढ़ या संघ के कई शासक होते थे और इनमें से प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। हाँ, ये सभी राजा विभिन्न अनुष्ठानों को एक साथ संपन्न करते थे। सभाओं में बैठकर ये बातचीत, बहस और वाद विवाद के जरिए तय करते थे कि क्या करना है। मतलब भाई कहीं ना कहीं एक तरह से देखा जाए, अगर यहाँ पे सभी किस तरह से इनमें जो होते थे सभी संघ या गण में बटे होते थे और सब कहीं ना कहीं प्रत्येक व्यक्ति राजा ही है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ऑर्डर देने का काम नहीं रहेगा। ये बैठ के ही सलाह मशवरा करके ही आगे बात को बढ़ाएंगे, क्योंकि सब एक बराबर हैं तो कौन किसको ऑर्डर देगा और किस तरह से काम करना है। शत्रुओं के आक्रमण से निपटने के लिए वे मिलकर चर्चाएँ करते थे। स्त्रियाँ, दास तथा कमकार इन सभाओं में हिस्सा नहीं लेते थे। तो ये भी इम्पोर्टेंट एक तथ्य है कि जो ये सभा होती है गढ़ या संघ की जो सभा में जो होती है, इस बार इसको पेज को साफ कर लेते हैं। हाँ, जो गढ़ या संघ की जो सभा होती है इसमें कौन, स्त्री, दास और कमकार इन सभाओं में हिस्सा नहीं लेते थे। इस बात को ध्यान रखेंगे। अब इस चैप्टर का ये लास्ट पैराग्राफ रहेगा, आइए इसको देखते हैं क्या कह रहा है। वज्र संघ का वर्णन दीर्घ निकाय से लिया गया है। दीर्घ निकाय एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है जिसको जो है दीर्घ निकाय कहते हैं ना, जिसे बुद्ध के कई व्याख्यान दिए हैं। इन्हें करीब 2300 साल पहले लिखा गया था। दीर्घ निकाय बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब दिया है अजातशत्रु और वज्र संघ के बारे में। अजातशत्रु वज्र संघ पर आक्रमण करना चाहते थे। उन्होंने अपनी मंत्री वस्कार से बुद्ध के पास सलाह के लिए भेजा। मतलब हम क्या करें, वहाँ पे आक्रमण करें कि न करें, बुद्ध के पास भेजा, भगवान बुद्ध के। बुद्ध ने उनसे पूछा कि क्या वज्र सभाएं नियमित रूप से होती हैं, क्या उनमें सभी सदस्य उपस्थित होते हैं। जब उन्हें पता चला कि ऐसा होता है तो उन्होंने कहा वज्रवासी तब तक उन्नति करते रहेंगे जब तक, कब तक उन्नति करते रहेंगे, जब तक। अब उसके बाद बहुत 4-5 इंपॉर्टेंट तथ्य दिया है, उसको देखेंगे। मतलब वहाँ जो वज्रवासी हैं वो उन्नति कब तक करेंगे, तब तक करेंगे वे पूर्ण रूप और नियमित सभाएं करते रहेंगे, जब तक वे पूर्ण रूप से पूरी नियमित सभाएं और पूर्ण रूप से करेंगे। ऐसा नहीं कि सभा को अधूरा ही छोड़ दें, पूर्ण रूप से और नियमित हमेशा करते रहेंगे। आपस में मिलजुल कर काम करेंगे, लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। पारंपरिक नियमों का पालन करेंगे, जो नियम है उसकी परंपरा का पालन करेंगे। बड़ों का सम्मान, समर्थन और उनकी बातों पर ध्यान देते रहेंगे। वज्र महिलाओं के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे और उन्हें बंधक नहीं बनाएंगे। शहरों तथा गांवों में चैत्यों का रख रखाव करेंगे, जो वहाँ की संपत्ति है उसका रख रखाव करें, उन्हें नष्ट न करें। विभिन्न मतावलंबियों, संतों का सम्मान करें। मतावलंबी जो मतों के बारे में हो, साधु संत हो, विद्वान एक तरह से, उनका सम्मान करेंगे और उनके आने जाने पर कोई रोक नहीं लगाएंगे। तब तक जो है वज्रवासी क्या करेंगे, तब तक वज्रवासी क्या करते रहेंगे, उन्नति करते रहेंगे। तो यहाँ से ये होता है चैप्टर। अभी एक तथ्य और है, इसको देख लेते हैं। कई शक्तिशाली राजा इन संघों को जीतना चाहते थे। इसके बावजूद उनका राज्य अब से लगभग 1500 साल पहले तक चलता रहा। उसके बाद गुप्त शासकों ने गढ़ और संघ पर विजय प्राप्त कर उन्हें अपने राज्य में शामिल कर लिया। इसके बारे में हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे। तो कहने का तात्पर्य है कि जो ये संघ थे ये कई सालों तक चलते रहे। उसके बाद इन पर किसने विजय प्राप्त की, गुप्त शासकों ने जो है इन पर विजय प्राप्त कर ली थी। गुप्त शासकों का भी एक बहुत बड़ा इतिहास है। अब आगे इसमें कुछ उपयोगी शब्द और तिथियां देख लेते हैं। जैसे राजा क्या है जानते ही हैं आप,
अश्वमेध यज्ञ क्या होता है? ऐसा यज्ञ जो राजा अपनी जो है क्षेत्र विस्तार या अपनी शक्ति की प्रदर्शन के लिए छोड़ता था। हाँ, और अगर उसे किसी ने पकड़ लिया तो उसे युद्ध करना पड़ता था राजा से। अगर वो जीत गया तो वो शक्तिशाली, नहीं तो उसकी अधीनता स्वीकार। वर्ण जानते हो, जाति हो गया, जनपद हो गया, महाजनपद, किलेबंदी, सेना कर, ये सब पौधरोपण क्या होता है, रुपाई, गढ़ तथा संघ आप समझ लिए हैं। सही गलत। अश्वमेध के घोड़े को अपने राज्य से गुजरने की छूट देने वाले राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। बिल्कुल किया जाता था। इसको आप पढ़िएगा ठीक से और इसको कर सकते हैं। उसके बाद ये तिथियां हैं, ये भी महत्वपूर्ण होती है, इसको देखते हैं। तिथियां है लगभग 300 साल पहले जो नए शासक बने, 3000 साल पहले। महाजनपद 3000 साल पहले। सिकंदर का आक्रमण लगभग 2300 साल पहले। गढ़ या संघ राज्यों का अंत लगभग 1500 साल पहले। तो आज की क्लास यहाँ से ख़त्म होती है। जल्द ही नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे आपसे। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर करिएगा। ये ध्यान रखिएगा कि ये जो क्लासें हम पढ़ा रहे हैं आपको, ये सब नई वाली एनसीईआरटी से ली गई है। पुरानी एनसीईआरटी में, अगर पुरानी एनसीईआरटी आप देखेंगे तो उसमें बहुत सारे टॉपिक जो है थोड़ा बढ़ा के दिया गया है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे और जल्द ही नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।